हेलो। तो आज हम फिर से आ गए हैं ये दूसरा वीडियो लेकर के काव्य दोष का, है ना। बहुत बच्चे परेशान हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है काव्य दोष। ठीक है, चलिए। तो हम आज काव्य दोष पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद हम कल काव्य गुण पढ़ लेंगे, छंद पढ़ लेंगे। तो इकाई 9 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अलंकार वाली वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य दोष। तो पहले हम काव्य दोष समझ लेंगे कि किसके अनुसार कितने हैं और कैसे काव्य दोष होते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर लिखा है काव्य दोष, और दोष का मतलब तो आप जानते ही हो कि ये गुणों के विपरीत चलते हैं। ये गुणों के कैसे चलते हैं बेटा? विपरीत चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई कि शब्दों के विपरीत गुणों को दोष कहा जाता है। ये तो केवल दोष की बात हो रही है कि दोष किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अगर हम शब्दों का जो उल्टा सीधा प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा बेटा? दोष उत्पन्न होगा। ठीक है। अब हम यदि बात करें तो शब्दों में गुण का विपर्यय, शब्दों में गुण का जो विपर्यय होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शब्दों में जो गुण का विपरीत होता है वही क्या होता है बेटा? दोष होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर है कि भरत मुनि ने काव्य दोष कितने बताए हैं? तो ध्यान रखना, 10 काव्य दोष इन्होंने बताए हैं। इसके बाद भामह ने, तो भामह ने बेटा केवल 2 काव्य दोष बताए हैं। कितने काव्य दोष बताए हैं? 2। तो इनको आपको एग्जिट जैसे हैं वैसे ही इनको याद करना है। मम्मट ने 3 प्रकार के दोष बताए हैं। कितने प्रकार के दोष बताए हैं मम्मट ने? 3 प्रकार के। बेटा देखो, काव्य दोष इन्होंने 10 बताए हैं। इन्होंने बताए हैं, किसने? भामह ने केवल 2 बताए हैं, लेकिन उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, 3 प्रकार के बताए हैं। मम्मट ने 3 प्रकार के बताए हैं, लेकिन अगर टोटल बात की जाए तो इन्होंने 70 काव्य दोष बताए हैं। कितने? 70। अब इसमें इन्होंने 3 प्रकार में कौन कौन से प्रकार रखे हैं तो हम उनको भी जान लेते हैं। तो मम्मट ने जो है पहला बताया है शब्द दोष, जो कि कितने हैं? 37 इन्होंने बताए हैं। अर्थ दोष जो हैं वो इन्होंने 23 बताए हैं। और रस दोष जो हैं इन्होंने 10 बताए हैं। और टोटल इन्होंने यदि बात पूछी जाए कि मम्मट ने कितने दोष बताए हैं तो 70 दोष बताए हैं। और कितने प्रकार के दोष बताए हैं? तो 3 प्रकार के दोष बताए हैं। ठीक है, कुछ हम आप लोगों के लिए प्रमुख दोष लेकर के आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले एक हम फैक्ट पढ़ लेते हैं कि अग्नि पुराण के अनुसार काव्य स्वाद में, काव्य के जो स्वाद होता है ना, उसमें उद्वेग पैदा करने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार कहा जा रहा है कि काव्य के स्वाद में उद्वेग पैदा करने वाले जो भी तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो भाई अब हम पहले दोष को पढ़ते हैं। और पहला दोष है वो है हमारा श्रुति कटुत्व दोष। कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व दोष। देखिए, दोष जो हैं वो एकदम कठिन नहीं होते हैं, आप बस हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपको दोष क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि भाई आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं भाई श्रुति कटुत्व दोष। जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे तथा कठोर प्रतीत हो उन्हें श्रुति, श्रुति मतलब होता है सुनना, कटु मतलब होता है कड़वे, यानी सुनने में जो कड़वे लगें या कठोर लगें उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, भर्तना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। अब ऐसा प्रश्न आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा काव्य दोष है। तो आपको बताना, देखना पड़ेगा कि यहाँ भर्त्सना शब्द लिखा हुआ है और भर्त्सना का मतलब होता है गाली। तो गाली भाई सुनने में कैसी लगती है? कठोर लगती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों के आज काव्य दोष क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है च्युत संस्कार दोष। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल हो, यानी व्याकरण के अनुसार यदि किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं है तो वहाँ पर च्युत संस्कार दोष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संस्कार का मतलब ही व्याकरण है। ठीक है, इस निराशा को छोड़ो आशा से लो काम। तो यहाँ भी ये बढ़िया है, इन शब्दों का भी प्रयोग बिल्कुल उचित ढंग से किया गया है। लेकिन जो निराशा है बेटा, तो इस निराशा को छोड़ो, ऐसा हो जाता है, इस निराशा को छोड़ो आशा से लो काम। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने भाई ता लगा दिया, ता लगा करके ये यहाँ पर भाववाच्य बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना चाह रहे थे या भाववाचक शब्द बनाना चाह रहे थे। लेकिन वास्तविकता में अगर हम निराशा बोल दें तो निराशा तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर भाव हो जाता है।
तो इस निराशा को छोड़ो, आशा से लो काम। यानी पहले से भाववाचक जो था उसको और ये बनाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर ये व्याकरण वाला दोष माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये कौन सा दोष हो जाएगा, च्युत संस्कार दोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो दोष है हमारा वो है ग्राम्यत्व दोष। कौन सा दोष है बेटा, ग्राम्यत्व दोष। तो अब ग्राम्यत्व दोष में थोड़ा सा आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि ग्राम संबंधी जो ग्राम वाले, जो गांव वाले हमारे शब्द होते हैं, उनका प्रयोग यदि हम साहित्य में करते हैं तो वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि वो कौन सा दोष है, ग्राम्यत्व दोष है। या तो पूरे के पूरे गांव की भाषा, गांव की बोली के ही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिए जा रहे हो और बीच में वहाँ पर किसी गांव के शब्द का प्रयोग कर दें तो वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। जैसे मूड पर मुकुट धरें सोहत गोपाल हैं, यहाँ पर देखिए ये ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक गाँव की भाषा प्रयोग कर ली गई है। कौन सा, मूड, है ना। मूड मतलब होता है बेटा सिर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा दोष हो गया, ग्राम्यत्व दोष हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है चौथा, अश्लीलत्व। कौन सा दोष है, अश्लीलत्व दोष है अगला। तो अश्लीलत्व दोष क्या होता है, देखिए इसमें भी अश्लील शब्दों का प्रयोग यदि कर दोगे आप तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अश्लीलत्व दोष हो जाएगा। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो, जैसे मिची आंख पिए को निरख वायु दीन तत्काल। यहाँ पर पाद के बारे में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पाद निकल गई, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो वास्तविकता में देखिए जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को देखा होगा वो आंख मीचेंगे और अपनी हिप को उठाएंगे, फिर इसके बाद वायु निकालेंगे, ठीक है। तो उसी स्थिति की बात यहाँ पर, उसी स्थिति का ये वर्णन कर रहे हैं कि मिची आंख पिए की और वायु दीन तत्काल, ठीक है, निरख वायु दीन तत्काल। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आंखें मीच करके जैसे ही पिए की आंख मीची, उन्होंने वायु को क्या कर दिया, तत्काल निकाल दिया। तो ये उस समय का वर्णन है जब कोई पादने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोष नंबर 5वां, न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वहां पर पदों की क्या होगी बेटा, कमी होगी। पदों की क्या होगी, कमी होगी। जैसे यहाँ पर लिखा है पानी पावक प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। यानी इस पंक्ति का अर्थ है कि पानी, पावक और प्रभु जैसा असाधु के साथ करते हैं वैसा साधु के साथ करते हैं। यानी साधु और असाधु के साथ, दोनों के साथ समानता रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर समानता वाला शब्द नहीं नजर आ रहा है हमें, यानी कि यहाँ पर न्यून पदत्व दोष है, यानी कि यहाँ पर पद की क्या है, कमी है। पानी पावक और प्रभु, असाधु और साधु, भाई ज्यों असाधु त्यों साधु, ये तो ठीक है कि भाई जैसा असाधु के साथ करते हैं वैसा साधु के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसा करते हैं, समान करते हैं, असमान करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं दी जा रही है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यून पदत्व दोष हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला है हमारा कौन सा, अधिक पदत्व दोष। यहाँ पर अब देखिए अधिक से स्पष्ट है कि भाई यहाँ पर अधिक पदों का प्रयोग होगा, और जब अधिक पदों का प्रयोग होगा तो कुछ ना कुछ अनावश्यक होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है लपटी पोहप पराग पद शनि स्वेद मकरंद। लपटी पोहप पराग पद शनि स्वेद मकरंद, यानी यहाँ जो पोहप लगा है, पोहप, ठीक है। तो वास्तविकता में पोहप मतलब होता है पुष्प, तो बेटा पुष्प का ही तो पराग होता है। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते थे कि लपटी पराग पद शनि श्वेत मकरंद, यानी कि पोहप लगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भाई जो पराग होता है वो पुष्प का ही होता है। तो यहाँ पदों की क्या हो गई, अधिकता हो गई। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि मोहन पैरों से दौड़ता है, सरल भाषा में समझ लीजिए, मोहन पैरों से दौड़ता है। अरे भाई हम सीधे बोल सकते हैं ना कि मोहन दौड़ता है, अब वो पैरों से ही दौड़ेगा, पीठ से थोड़ी ना दौड़ेगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये अधिक पदत्व दोष हो गया, ठीक है। आशा करते हैं सरल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला होता है क्लिष्टत्व दोष, ठीक है, क्लिष्टत्व दोष। अब ये कैसे होता है, देखो जहां अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता हो, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा अर्थ निकालने में कठिनाई होगी तो वहीं पर तो क्लिष्टत्व दोष होगा, ठीक है। क्लिष्ट का मतलब ही क्या होता है, कठिन होता है। जैसे हम एक आपको यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं, कहत कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अरध अवधि, मंदिर अरध अरध अवधि, बद हम सो हरि आहार चली जाट, नखत वेद ग्रह जोरी। समझना यहाँ से है, नखत वेद ग्रह जोरी, अरध करी सोई बनत अब खात। यानी ये परदेसी की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी, जोरी मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। अरध, अरध मतलब आधा, करी सोई अब खात, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्या कह रहे हैं कि जितने हमारे नक्षत्र होते हैं, वेद होते हैं, ग्रह होते हैं, इनको जोड़ लो फिर आधा कर लो, फिर जो बनेगा वो हम खाते हैं। तो देखिए हमने जोड़ कर यहाँ देखे हैं, तो वास्तविकता में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुणा भाग जरूर करना है।
तो यहाँ पर देखो गुणा भाग का मतलब यहाँ गुणा और भाग नहीं होगा, मतलब ये मैथ का एक वो बन जाता है ना, मुहावरे टाइप में। तो यहाँ पर 27 नक्षत्र होते हैं, 4 ग्रंथ होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। इनको जब हमने जोड़ा, अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे सर ग्रह तो 8 है। बेटा ये पुराना उदाहरण है, उस समय ग्रह हमारे 9 ही हुआ करते थे, और आज भी वेदों के अनुसार पढ़ोगे तो 9 ही ग्रह माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टोटल हो गए? 40। फिर कह रहा है कि अर्ध करी, अर्ध करी मतलब आधा हमने कर दिया बेटा, तो 20 बना। तो 20 से इन्होंने शब्द बनाया है कौन सा? बिस, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लिष्टत्व दोष, ठीक है। आशा करते हैं समझ आ गया होगा, नहीं आया है तो दूसरी बार थोड़ा सा बैक करके पढ़ लेना। आक्रमक दोष, अब आक्रमक दोष में जिसका क्रम ना हो, भाई शब्दों का जब क्रम ना लगा हो, ठीक है, तो उचित क्रम का ना होना। विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, यानी कि जो ये मानवी शब्द यहाँ लिखा है, वो मानवी शब्द कहाँ आना था? लीला शब्द के आगे आना था, है ना। विश्व में ऐसे, विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, इस तरीके से आपका आना था। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता? आक्रमक दोष नहीं रहता, लेकिन अब यहाँ पर ये मानवी शब्द बाद में रख दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? आक्रमक दोष उत्पन्न हो गया। क्लियर है? चलिए अगला है दोष नंबर 9, दुष्क्रमत्व दोष। तो दुष्क्रमत्व दोष क्या होगा? देखिए अब यहाँ और इसमें अंतर समझना है ना। आक्रमत्व दोष और दुष्क्रमत्व दोष में अंतर समझना। उसमें था शब्दों का क्रम, उसमें था किसका? शब्दों का क्रम। लेकिन दुष्क्रमत्व दोष में है कि जहां शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम होता है, वहां क्या होता है? दुष्क्रमत्व दोष होता है। अब ये लोक के और शास्त्र के विरुद्ध किस तरीके से हम आपको बताते हैं। ये कह रहे हैं निरप मोह कह है दीजिए, निरप हम कह रहे हैं कि हमको है दीजिए, है मतलब होता है घोड़ा, और अगर घोड़ा नहीं देना है तो हाथी दीजिए। मत तक अंध का मतलब क्या होता है बेटा? हाथी। तो भैया इनको अगर घोड़ा ना दिया जाए तो ये क्या मांग रहे हैं? हाथी मांग रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता है ना, ये तो लोक विरुद्ध हो गया। पहले आप हाथी मांगते, अगर हाथी ना होता तो फिर आप घोड़ा मांग लेते, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे मुझे 10 रुपये, अब दे सरल भाषा में, मुझे 10 रुपये दो, यदि 10 रुपये ना हो तो 20 रुपये दो, ऐसा नहीं। अगर 20 रुपये ना हो तो 10 रुपये दो, इस तरीके से हमको मांगना चाहिए। तो ये क्या हो गया बेटा? दुष्क्रमत्व दोष हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बुरे क्रम का प्रयोग किया गया है, जो कि लोक के विरुद्ध है। इसके बाद है पुनरुक्ति दोष। तो पुनरुक्ति दोष, अच्छा अब ये कि पुनरुक्ति दोष है, इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, दोनों में अंतर समझ लेना। कौन सा वाला? हाँ, अधिक पदत्व दोष। तो अधिक पदत्व दोष में क्या था बेटा? यहाँ पर पोह एक्स्ट्रा लगाया जा रहा था, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं पुनरुक्ति दोष में। तो पुनरुक्ति दोष थोड़ा सा उससे अलग है। अब आप कहेंगे सर अलग कैसे है? तो देखिए वहाँ पर एक ही विशेषता वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, मतलब जैसे हमने कहा कि वह पैरों से दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पुनरुक्ति तो नहीं थी ना, मतलब किसी भी शब्द की पुनरुक्ति नहीं थी, किसी भी शब्द की पुनरुक्ति नहीं थी, ठीक है। वह पैरों से दौड़ता है, किसी भी शब्द की पुनरुक्ति थी नहीं। तो वहाँ पर, अब यहाँ पर हमें पुनरुक्ति दोष पढ़ रहे हैं। पुनरुक्ति दोष में क्या होगा? वहाँ वहाँ क्या हो रहा था? अधिक शब्द आ रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि पुनरुक्ति की जाएगी। जैसे सबको जाना तो तुम्हें सारे जगत जहान, अब जगत और जहान का तो एक ही अर्थ होता है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इसके बाद है अप्रतीत दोष। तो अप्रतीत दोष में मतलब बेटा प्रतीत होगा आपको, ठीक है। अब कैसे? लोक व्यवहार में ना प्रयोग होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग करना। अब आप कविता करने गए हो गांव में, वहां पर कोई भाई शब्दों का भंडार उनके पास है नहीं, और आप लेके चले गए भयंकर भयंकर वाली कविता लेकर चले गए, जो जिसमें क्लिष्ट कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग हो। अब वहाँ के लोग जब पता ना लगा पाएँ तो उस कविता का कोई मतलब थोड़ी ना होगा, वो कविता तो क्या हो जाएगी? आपकी निरर्थक हो जाएगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिए जाएं जो कभी लोगों ने सुने ही ना हो, ठीक है, अपने अनुसार, तो वो क्या हो जाएगा? अप्रतीत दोष हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। तो यहाँ पर वास्तविकता में विष का मतलब जल है, यहाँ पर विष का देखो विस्मय, अब विस्मय का मतलब जलमय यह गोदावरी, जलमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। लेकिन अब कुछ लोग इसका अर्थ क्या निकालते हैं कि विष रूपी ये गोदावरी, कैसी? विष रूपी गोदावरी। तो भैया विष रूपी गोदावरी नहीं है, वास्तविकता में जलमय है। कैसी है गोदावरी? जलमय है, ठीक है। तो यहाँ विष का अर्थ क्या है? जल है। इसी वजह से हम लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये लोक व्यवहार में प्रचलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अप्रतीत दोष हो जाएगा। अगला है दोष नंबर 12वां, रस दोष। जहाँ रस के माध्यम से वर्णों या शब्दों का ध्यान न रखना। तो भाई जहाँ रस के माध्यम से वर्णों या शब्दों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? रस दोष हो जाएगा।
ठीक है। जैसे मुकुट की उटक लटक बिबी कुंड की, भौही की मटक नेह आंखें दिखाऊ रे। तो यहाँ पर वास्तविकता में देखो भौहें वगैरह आ गया है ना, मुकुट की उटक लटक आ रही है, तो लगभग लगभग कौन सा रस है यहाँ पर, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। और यहाँ श्रृंगार रस में आपने देखा होगा माधुर्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण होता है। श्रृंगार रस से मधुरता प्राप्त होती है ना, तो माधुर्य गुण हो गया। और माधुर्य गुण की अपनी एक विशेषता है कि इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो जो चा वाला वर्ग होता है और टा वाला वर्ग होता है, इसको कठोर माना गया है और इसी का इसमें इन लोगों ने प्रयोग कर दिया है। देखो मुकुट उटक लटक, ठीक है, यहाँ पे मटक, तो टा वर्ग का यहाँ पर ज्यादा प्रयोग हो रहा है शब्द का, ठीक है। तो वास्तविकता में श्रृंगार रस में चा वर्ग और टा वर्ग ये कठिन या कठोर वर्ण माने गए हैं, ठीक है, चा वर्ग वाले और टा वर्ग वाले, ठीक है, क्योंकि गालियां वगैरह आपने देखी होंगी इन वर्गों से बनती हैं, तो इनको क्या कर दिया गया, कठोर वर्णों की श्रेणी में रखा गया है। अब आपके मन में प्रश्न जाग रहा होगा, सर मधुर वर्ण कौन से होते हैं, तो का वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। ये जो हैं ये हमारे मधुर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर तुरुरु तुरुरु गाना सुना है ना, कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये मधुर वर्णों की श्रेणी में रखे गए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें श्रृंगार रस था और माधुर्य गुण होता है, और माधुर्य गुण के विपरीत इन्होंने टा वर्ग का यहाँ प्रयोग कर दिया, इस वजह से यहाँ पर कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, रस दोष उत्पन्न हो गया, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको हमारे वीडियो के कमेंट में आपको इसका सही क्रम देना है, और मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे विकल्प भी आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। ये आपके पास प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है और हम इसमें दिखा देते हैं आपको थोड़े से विकल्प। ये लीजिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प, पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर इसका, और हमें इसका आंसर करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है। काव्य दोष हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको कुछ ना कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन का प्रारूप है कि बेटा इस तरीके से क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बाय बाय।